Hello students, good morning. In the running topic of some basic concept of chemistry, we have discussed till the thermal motion. तीन प्रकार की थर्मल मोशन हमने कल वाले लेक्चर के अंदर डिस्कस किए थे. दैट वाज वाइब्रेशनल, रोटेशनल एंड ट्रांजिशनल मोशन. लास्ट जो वीडियो हमने ऑफ किया था तो उसमें कहा था कि आज हम जो शुरू करने वाले हैं वो शुरू करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. Classification of matter. Generally, we have already defined the matter and types of matter. Now, we will study about the classification of matter. But before this is the individual subject in class 11. और जो अगर मैं इसके एग्जाम की पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो जो इसका एग्जाम होगा वो मैक्सिमम 70, और अगर प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल होता है 30 मार्क्स. यहाँ जो रेशियो है वो 70-30 का है. सिमिलरली फिजिक्स में भी यही है, बट मैथ में चेंज है. मैथ में 80-20 होता है. तो आप यहाँ इसको प्रिपेयर करेंगे 70-30 के हिसाब से. जो भी आपका जो फर्स्ट पीटी होगा उसका जो भी सिलेबस होगा वो आपको बता दिया जाएगा. लेकिन फिलहाल आप टॉपिक के ऊपर ही कंसंट्रेट करें. और आई एम रिक्वेस्टिंग अगेन ऑल ऑफ यू, साथ ही साथ प्रिपेयर करते रहें, नोटबुक मेंटेन करते रहें. अभी भी कल कई बच्चों का मैसेज था कि इंटरलीफ नोटबुक बनाएं. एक तो यही बोल रहे थे कि सर आपने बताया था इंटरलीफ नोटबुक बनानी है, जबकि ऐसा किसी को नहीं कहा गया. देखिए, नाउ यू आर इन सीनियर क्लास, यू आर द सीनियर कोर्स स्टूडेंट. सो इंटरलीफ नोटबुक यहाँ नहीं यूज करनी है, आपने रजिस्टर परचेज कर लेने हैं और एनसीईआरटी बुक, क्योंकि हम यहाँ एनसीईआरटी को ही सॉल्व करेंगे. सब एनसीईआरटी बुक परचेज करें डेली. 1 by 1 मैं 2-4 स्टूडेंट्स को कॉल करता हूँ और उनसे जानकारी लेता हूँ कि उन्होंने अपनी प्रिपरेशन शुरू की है या नहीं की है. ये नहीं कि हमने एडमिशन ले लिया है और हम पढ़ाई नहीं करेंगे, ऐसा आप मान करके ना चलें. आपको पढ़ना बहुत जरूरी है. अदरवाइज आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट आपको चाहिए होगा वो आपको बिल्कुल समझ नहीं आने वाला है. और कंडीशंस जो अब चल रही है, ये कंडीशंस सब हमेशा रहने वाली नहीं. सो बी पॉजिटिव अबाउट योर स्टडीज. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. We can classify the matter को हम दो भागों के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं. The first one is pure substances and the second one is impure substances. What is the meaning of pure substances? Those substances which is made up of only one kind of particle are called pure substances. Whereas those substances which are consist of more than 2 particles are called impure substances. ये जो pure substances होते हैं they are homogeneous. ठीक है, टोटली ये कैसे होते हैं? They are homogeneous. और इसके अंदर यदि हम कैटेगराइज करें तो वी कैन डिवाइड इनटू 2 फॉर्म, दैट इज एलिमेंट एंड कंपाउंड. Whereas if we are talking about the impure substances which is made up of 2 or more than 2 substances, so they are homogeneous. इनका जो कंपोजिशन होता है होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस, ये दोनों रूपों के अंदर प्रेजेंट होते हैं. अगर हम होमोजीनियस की बात करें तो यहाँ आपका एग्जाम्पल आ जाएगा सॉल्यूशन.
होता है? होमोजेनस एज वेल एज हेट्रोजेनस। होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर, यहां हम कह सकते हैं ये तो हो गया सॉल्यूशन इज द एग्जांपल ऑफ ए होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर एंड एज वेल एज हेट्रोजेनस मिक्सचर। यहां आगे जाकर के आप इसको कैटेगराइज कर सकते हैं इसके अंदर सस्पेंशन एंड कॉलॉइड्स। सस्पेंशन एंड कॉलॉइड्स के अंदर कैटेगराइज कर सकते हैं। एलिमेंट को भी आगे कैटेगराइज कर सकते हैं इसके अंदर मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स is the classification of the elements, whereas compound is also of two types, inorganic as well as organic compound। यही आकर के केमिस्ट्री क्या हो जाती है, कॉम्पैक्ट हो जाती है। दिस वन इज द क्लासिफिकेशन। सब हम किसी के अंडर जो भी हमें स्टडी करना होता है वो सब हम किसी के अंडर स्टडी करते हैं। दिस वन इज द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। एंड यहां अगर हम फेज की बात करें तो वो कैसी होती है, यूनिफॉर्म। फेज की बात करें तो यहाँ यूनिफॉर्म होती है, लेकिन यहां हमें कैसी मिलेगी, नॉन यूनिफॉर्म। आपने ये चीजें सब चीजें पहले ही पढ़ चुकी हैं, तो इसको यदि और थोड़ा सा और समझना है तो पुरानी बुक उठाइए और उसके अंदर ये सब मिल जाता है। वैसे तो जरूरत नहीं भी है क्योंकि यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सॉल्यूशन आपने एग्जाम्पल देखा, शुगर सॉल्यूशन हमने कई बार अपने घर पर बनाया है। शुगर को यदि हम वाटर के अंदर डिसॉल्व कर लें तो वो सॉल्यूशन जो होगा वो यूनिफॉर्म होता है। यहाँ हम क्या देखें, सस्पेंशन के अंदर हम ले सकते हैं मडी वाटर, या चॉक पाउडर को है मडी वाटर, और उसका हम सस्पेंशन बनाएं, उसको हम पानी के अंदर डिसॉल्व कर दें तो जो सॉल्यूशन बनता है, जो मिक्सचर तैयार होता है, जो हेट्रोजेनस मिक्सचर तैयार होता है वो सस्पेंशन होता है। और इसके लिए हमें एग्जाम्पल देखना है तो यहाँ ले सकते हैं हम ब्लड और मिल्क। देखने में यूनिफॉर्म, लेकिन कैसा नजर आएगा आपको, कैसा होता है, हेट्रोजेनस। ठीक है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का कंपोजिशन होता है इसके अंदर। सो दिस वन इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर। इसी के अंदर हम आगे स्टडी करने वाले हैं। सो हमने आपसे डिस्कस किया था कि देयर आर द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, हाउ वी कैन इंटर कन्वर्ट दीज 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। हम इन तीनों ही जो मैटर की स्टेट होती हैं, कौन कौन सी बताई थी, 5 स्टेट बताई थी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, आपको बताया था प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो इन दोनों को आप छोड़ दीजिए, सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, गैस को लिक्विड में, लिक्विड को सॉलिड के अंदर हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट्स कॉल्ड इंटर कन्वर्जन ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर। अगला टॉपिक है हमारा इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। नाउ लेट्स सी द इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। हाउ वी कैन इंटर कन्वर्ट these 3 states of matter into one form to another। सॉलिड को यदि हम क्या करें, गर्म कर दें, ठीक है जी, सॉलिड को लिक्विड के अंदर यदि हमें चेंज करना है तो उसको हम क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं, दैट्स कॉल्ड मेल्टिंग। मेल्ट करने पर सॉलिड इसके अंदर चेंज होता है, लिक्विड के अंदर चेंज होता है, और लिक्विड को यदि हम क्या करें, द प्रोसेस थ्रू विच सॉलिड चेंज टू लिक्विड, दैट्स कॉल्ड मेल्टिंग। और लिक्विड को यदि हमें इसके अंदर चेंज करना है, गैस के अंदर चेंज करना है, तो हम क्या करते हैं, उसका इवेपोरेशन। थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन वी कैन इंटर कन्वर्ट लिक्विड टू गैस, whereas solid to gas, that's called sublimation। अगर हमें सॉलिड को डायरेक्टली किसके अंदर इंटर कन्वर्ट करना है, गैस के अंदर इंटर कन्वर्ट करना है, तो हम उसको क्या करेंगे, सब्लिमेट करेंगे। और सबलाइन सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल आता है आपका
कैम्फर, कपूर को जब हम गर्म करते हैं तो वो सीधा किसमें चेंज होता है, सॉलिड से सीधा, विदाउट इंटर कन्वर्ट इनटू लिक्विड। कैम्फर डायरेक्टली विल चेंज इनटू गैस, सॉलिड से सीधा गैस के अंदर चेंज होता है। अब इनका उल्टा प्रोसेस, लिक्विड से यदि हमें सॉलिड ऑब्टेन करना है, गैस से यदि हमें लिक्विड ऑब्टेन करना है, और गैस से यदि हमें सॉलिड ऑब्टेन करना है, तो लिक्विड से सॉलिड यदि हमें बनाना है तो हम क्या करेंगे, उसको फ्रीज करेंगे, एंड द प्रोसेस इज नोन एज फ्रीजिंग। और गैस से यदि हमें लिक्विड बनाना है, दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन। थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन वी कैन इंटर कन्वर्ट गैस इनटू लिक्विड। गैस को यदि हम क्या करें, कंडेंस कर रहे हैं, तो वो क्या करती है, लिक्विड फॉर्म के अंदर आ जाती है, एंड गैस टू सॉलिड, दिस प्रोसेस इज नोन एज डिपोजिशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिपोजिशन कहते हैं। कि इन्वर्टेड ट्यूब के अंदर यदि हम क्या रखें, इन्वर्टेड क्या लें, इन्वर्टेड फनल लें, और नीचे हम यदि बर्न करें कपूर को, तो वो वेसल, जो फनल की वेसल दीवारें होती है वेसल की, उसके ऊपर जाकर के स्टिक कर जाता है। ऊपर हम एयर को रोकने के लिए क्या लगा दें, कॉटन हल्का सा लगा दें, तो गैस से सॉलिड यानी जो मटेरियल हमें वो डायरेक्टली किसके अंदर चेंज हुआ था, गैस के अंदर चेंज हुआ था, वो गैस में चेंज होकर के वो डिपॉजिट हो जाता है, और हम गैस से सॉलिड वाली स्टेट को भी ऑब्टेन कर सकते हैं। नाउ आगे चलते हैं, आगे देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले एटम को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका बताया था, जो तरीका दिया था, वो आपका रहा जॉन डाल्टन ने दिया था। जॉन डाल्टन ने बताया था कि वो तो क्या था कि हम क्या करेंगे, इनको एटम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ सिंबल्स का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सर्कल ओ, ये ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करता है। अगर इसी सर्कल को हम क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा क्या कर रहे हैं, ब्लैक कर दें, तो कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। इसी सर्कल के अंदर यदि हम क्या लिख दें, और इस तरीके से ये मार्क कर दें, ठीक है, और इसके अंदर क्या लिख दें, पी, ये फास्फोरस को इंडिकेट करता है। मतलब सबसे पहले जो फर्स्ट साइंटिस्ट हुआ दैट वाज जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने सबसे पहले एटम्स को क्या दिया, रिप्रेजेंट करने का तरीका दिया कि हम एटम्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसी प्रकार मॉलिक्यूल, यानी अगर हम, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो डिफरेंट और सेम एटम के द्वारा ही मिलकर के बने हुए होते हैं। एक या एक से अधिक एटम के द्वारा, या दो से अधिक एटम के द्वारा मॉलिक्यूल्स मिलकर के बनते हैं। वो सेम एटम के भी हो सकते हैं और डिफरेंट एटम के भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, ठीक है, ये क्या हो गए, सेम एटम के हो गए। HCl, ये क्या हो गया, ये डिफरेंट एटम का हो गया, ठीक है। तो ये तो रहा ओल्ड कॉन्सेप्ट, जिसको हम आजकल सिर्फ क्या मानते हैं, ये तो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के लिए है। लेकिन फर्दर उसके बाद वर्जिलियस ने इनको किसके द्वारा, जैसे हाइड्रोजन, तो उसका पहला लेटर है H, इनके द्वारा रिप्रेजेंट करने का तरीका बताया। वर्जिलियस ने जो सिंबल दिए वो हम आज भी करते हैं, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन हो गया आपका, ये कार्बन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, ये आपका सोडियम हो गया। तो इनके पहले लेटर के द्वारा हमने क्या कहा, पहला लेटर यूज किया, कहीं कहीं हमने पहले के साथ दूसरा लेटर भी यूज किया, कहीं कहीं क्या किया वर्जिलियस ने, इनको इनके लैटिन नाम के द्वारा भी क्या किया, रिप्रेजेंट किया। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा हुआ है सोडियम। सोडियम ये कहां से आया, ये जो सिंबल मिला है ये हमें इसके लैटिन नेम के द्वारा मिला है। लैटिन में सोडियम को हम क्या कहते हैं, नेट्रियम कहते हैं। तो नेट्रियम का हमने पहला और दूसरा लेटर क्या किया, चूज किया,
ठीक है जी। अब यही अगर हम मॉलिक्यूल की बात करें तो सिमिलरली दिस हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल। ऐसे सिमिलरली अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन ये दोनों मिलकर के ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। अगर हम बात करें H प्लस Cl ये मिलकर के हाइड्रोजन क्लोराइड का ये क्या हो गए, दीज बोथ आर द सेम एटम, सो इनको हम होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। बट यहाँ क्या हो गया, ये दीज आर द डिफरेंट एटम्स, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ क्लोरीन है, तो हम क्या कहेंगे इसको, ये किसका मॉलिक्यूल है, डिफरेंट एटम का मॉलिक्यूल है, इसलिए इसको हम हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। दिस वन इज द हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्लियर। तो कुल मिलाकर के अगर हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो मॉलिक्यूल के अंदर दो या दो से अधिक एटम हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल NH3, यहां अगर हम देखें नाइट्रोजन का एक है और हाइड्रोजन के 3 एटम हैं, जो एक मॉलिक्यूल कैसा है, हेटेरो एटॉमिक है। साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पर डिफरेंट एटम्स आपस में कंबाइन किए हुए हैं, इसलिए दिस वन इज द एग्जांपल ऑफ ए हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है जी। सो atoms, we can say that atoms and molecules are the constituent particle of matter। बात करते हैं ये एटम और मॉलिक्यूल होते क्या हैं। एटम सबसे पहला देखते हैं किसकी केस में, एटम के केस में। सो व्हाट्स अबाउट एटम्स। एटम इज द स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट है एंड नेचुरल न्यूट्रल पार्टिकल, ऐसा होता है, दैट इज न्यूट्रल पार्टिकल। स्मॉलेस्ट नेचुरल न्यूट्रल पार्टिकल्स ऑफ मैटर विच इज यूनिक टू एन एलिमेंट। और इसी से हम क्या बताते हैं, इसी के द्वारा ही हम एलिमेंट यूनिक होता है और एलिमेंट को शो करता है। एंड शो ऑल इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को ये शो करता है। इट मे और मे नॉट हैव ए फ्री एग्जिस्टेंस, ये फ्री एग्जिस्टेंस में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। बात करते हैं मॉलिक्यूल। व्हाट आर द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ मैटर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस अंडर नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन की बात करें तो ध्यान रखेंगे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 298 केल्विन या और 25 डिग्री सेल्सियस। ये क्या होती है, these are the नॉर्मल कंडीशंस जो इंडिपेंडेंट करती हैं इसको, मॉलिक्यूल को। कार्बन, सोडियम क्लोराइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, दे फॉर्म कोवलेंट नेटवर्क। कार्बन और कार्बन के जितने भी यौगिक हैं वो सब कोवलेंट नेटवर्क के द्वारा बने होते हैं। जबकि अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड ऑल गैसेज एंड लिक्विड्स एक्सेप्ट मरकरी को छोड़कर आर इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। ये सब के सब इसमें पाए जाते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं। नाउ फॉर्मूला यूनिट। इन सबसे मिलकर के, ये सब मिलकर के क्या बनाते हैं, एक फॉर्मूला बनाते हैं। सिंपलेस्ट यूनिट विच गिव्स द होल नंबर। ये क्या होती है, सिंपलेस्ट यूनिट होती है जो क्या देती है, एक होल नंबर देती है। होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ क्यूरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज टर्म्ड एज formula unit. This one is the definition for formula unit. It is used for all ionic compounds. For example, NaCl, ये मिलकर के पता लग रहा है कि यहाँ सोडियम और क्लोरीन मिलकर के क्या बना रहे हैं, एक फॉर्मूला बना रहे हैं। नेटवर्क कंपाउंड, जैसे नेटवर्क की यदि हम बात करें तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये एक नेटवर्क कंपाउंड को इजाद करता है, और सोडियम क्लोराइड
ये कंपाउंड है कैसा, ये एक आयनिक कंपाउंड है। दिस वन इज द आयनिक कंपाउंड। यदि आप इसे बोलेंगे कि ये अपने आयंस के अंदर कौन से आयन Na+ और Cl- के अंदर ये क्या कर जाता है, ब्रेक कर जाता है, ठीक है जी। और इनके अंदर इट इज नॉट इन होल नंबर। देखो जी, अगर हम एक एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यहां अगर हम इनका कंपोजिशन देखें तो एक एल्यूमिनियम या एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन को यदि हम देखें तो एक एल्यूमिनियम के साथ क्या रेशियो निकल कर नजर आ रहा है कि यहाँ 1.5 एल्यूमिनियम लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ देखें 2 एल्यूमिनियम के आइटम है और 3 इसके आइटम है ऑक्सीजन के आइटम है। तो इनका जो रेशियो है तो एक के पीछे क्या आ रहा है कि एक एल्यूमिनियम 1.5 ऑक्सीजन के साथ मिलकर के क्या बनाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना रहा है। सो इट इज नॉट ए मॉलिक्यूल, इट इज नॉट इन होल नंबर, ये होल नंबर के अंदर नहीं है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल नहीं कहेंगे। क्लियर? तो ये रहा आपका एटम्स, मॉलिक्यूल और फॉर्मूला यूनिट। नाउ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बात करते हैं। व्हाट आर द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज? केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज कैन बी मेजर्ड और ऑब्टेन्ड without changing the identity or the composition of the substance, and the measurement or the observation of chemical properties requires a chemical change to occur. फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए किसी भी प्रकार के चेंज की आवश्यकता नहीं होगी, जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज यदि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो देयर शुड बी ए केमिकल चेंज। यहां पर क्या होना चाहिए, एक रासायनिक परिवर्तन होना चाहिए। एंड मेजरमेंट ऑफ physical properties does not require occurrence of a chemical change. Physical properties के measurement के लिए हमें किसी भी प्रकार के chemical measurement की chemical change की आवश्यकता नहीं होती है। तो अगर हम physical properties की बात करें तो इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा आपका? सबसे पहले इसके अंदर आता है आपका वॉल्यूम, डेंसिटी, डेंसिटी, मास, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर हमें किसी भी मॉलिक्यूल को, किसी भी कंपाउंड को स्टडी करना है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है, तो हम इन सब चीजों का अध्ययन उसके अंदर करते हैं। ऑल दीज रिप्रेजेंट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट एज वेल एज ए कंपाउंड। नाउ बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि the element or the compound कितना रिएक्टिव है, उसकी रिएक्टिविटी कितनी है, एंड एनर्जी चेंज, वहां क्या हो रहा है, एनर्जी चेंज है या नहीं है। एनर्जी चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन, जो भी वहां रिएक्शन अकर हो रही है उसके अंदर एनर्जी चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। हाउ वी कैन मेजर ऑल दीज फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज? हम इन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को कैसे मेजर कर सकते हैं? नाउ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज इज रिक्वायर्ड फॉर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। अगर हमें क्वांटिटेटिवली मेजर करना है तो हमें साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता होती है। एंड मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, क्योंकि ये किसकी है, मैटर की ही प्रॉपर्टी है। अगर हम इनको मेजर करना चाहें तो हम क्या क्या देख सकते हैं, हमें क्या चाहिए, लेंथ चाहिए, एरिया चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। दीज आर क्वांटिटेटिव इन नेचर। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं, क्वांटिटेटिव होती है नेचर के अंदर। अर्लियर देयर आर द टू डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट्स, दैट इज द इंग्लिश सिस्टम एंड द मेट्रिक सिस्टम वर बीइंग यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। पहले इनको मेजर करने के लिए अर्लियर, बहुत पहले, दो सिस्टम यूज किए जाते थे, ठीक है जी। पहला था इंग्लिश सिस्टम और दूसरा था मैट्रिक सिस्टम, जिसको हमने पीछे क्लासेस के अंदर भी पढ़ा है, जिसको कहा जाता है MKS, मीटर किलोग्राम सिस्टम या मीटर किलोग्राम सेकेंड
पद्धति सिस्टम, लेकिन हम यहाँ बात करेंगे केवल द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई यूनिट्स। तो एसआई यूनिट के अंदर हम ये जो क्वांटिटी है इनकी यूनिट क्या होती है, हमें क्या प्राप्त हुई, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। Now we are talking about the international system of units. इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर बेस फिजिकल क्वांटिटी क्या है, यहां लेंगे आपका बेस फिजिकल क्वांटिटी, उसका सिंबल क्या है, हम उसको कैसे सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ नेम ऑफ द एसआई यूनिट, नेम ऑफ द एसआई यूनिट यानी उसकी एसआई यूनिट का नाम क्या है, और हम उस एसआई यूनिट को क्या करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबल, उसका सिंबल क्या है, सिंबल ऑफ एसआई यूनिट। सबसे पहले हमने बात की लेंथ की, ठीक है। लेंथ का जो सिंबल होता है वो है आपका एल, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है आपकी मीटर, ठीक है, और हम उसको एम के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ दिस वन इज द फर्स्ट, सेकंड इज द मास, मास का हम एम के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा यूनिट होता है आपका किलोग्राम, केजी हम उसको बोलते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं केजी के द्वारा। नाउ टाइम, टाइम को हम किसके द्वारा, कैपिटल टी के द्वारा डिनोट करते हैं, और इसकी जो एसआई यूनिट होती है दैट इज सेकंड, और इसको हम एस के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। देन फोर्थ वन इज द इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को हम आई के द्वारा मेजर करते हैं। इसका जो एसआई यूनिट होता है दैट इज एम्पियर, और शॉर्ट में हम उसको एएमपी करके क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। नेक्स्ट वन इज द टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम किसके द्वारा, टेम्परेचर को डिनोट करते हैं आपका जी के द्वारा। इसकी एसआई यूनिट होती है आपका, इसकी एसआई यूनिट होती है केल्विन, के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। एंड आफ्टर दैट सिक्स्थ वन इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी यहां पे क्या हो गया आई, इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है आपका कैंडेला, और CD के द्वारा हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और सेवन आता है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, दीज आर द बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। सारी की सारी और दूसरी जो क्वांटिटीज है वो सब यहीं से ही ड्राइव हुई हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यह इसको हम एन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन के द्वारा, और इसकी जो यूनिट होती है दैट इज कॉल्ड मोल, और हम इसको मोल के द्वारा ही रिप्रेजेंट सिंबलाइज करते हैं। सो दीज आर द बेसिक 7 बेसिक यूनिट्स। इसके अलावा 2 कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स भी होती हैं। अगर मैं उन कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स की बात करूं तो पहली होती है आपका एंगल, यही, और दूसरी होती है आपका सॉलिड एंगल। एंगल की यूनिट रेडियन, और इसकी यूनिट होती है आपका स्टेरेडियन। ये इससे अलग है, ठीक है। इनको आप एंगल का प्रयोग मैथमेटिक्स में, दोनों का ही प्रयोग हम क्या करते हैं, साइंस के साथ साथ मैथमेटिक्स में भी यूज करते हैं। जब आप पढ़ाएंगे ट्रिग्नोमेट्री तो वहां आपको एंगल की यूनिट रेडियन, हाउ वी कैन कन्वर्ट ए एंगल इनटू डिग्री और डिग्री इनटू रेडियन, ये आपको पढ़ने के लिए मौका
मौका मिलेगा। तो दीज ऑल दीज आर 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। बाकी जितने भी क्वांटिटी हैं हम उन सबको इसके द्वारा इन्हीं 7 बेसिक क्वांटिटीज के द्वारा ऑपरेट करते हैं, जिनको हम ड्राइव यूनिट्स कहते हैं। इस लेक्चर के अंदर बस हम केवल यही फिजिकल क्वांटिटीज तक ही बात करेंगे। अगले टॉपिक को हम यहीं से कुछ ड्राइव यूनिट्स को आपको एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपको चलते चलते फिर बोल रहा हूँ कि आप इस टोटल वर्क को साथ के साथ अपना करते रहें, पढ़ते रहें। जो डाउट आए मैं साथ के साथ जितना पढ़ाऊंगा उसका नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा। आफ्टर कंप्लीशन द टॉपिक आई विल अरेंज ऑल द एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स, वो भी मैं आपको अरेंज कराऊंगा। तो आप साथ के साथ इसको प्रिपेयर करते रहेंगे कि अगर एक ही दिन में यदि इस पूरे वर्क को आप करने के लिए बैठेंगे तो आपका मन नहीं रहेगा। इसलिए डेली आप उसको साथ के साथ अपना पॉजिटिवली एक रजिस्टर बनाएं, उसके अंदर नोट करते रहें। बाकी एग्जाम का मैंने आपको बता ही दिया है कि यहाँ जो ये पेपर होगा 70 मार्क्स का होगा। 70 मार्क्स में से और 30 मार्क्स का यहाँ इसके अंदर प्रैक्टिकल है। तो प्रैक्टिकल की बात हम बाद में करेंगे जब आपके स्कूल ओपन हो जाएंगे। इसलिए जो थ्योरी क्लास है उसको आप मैटिकुलसली क्या करें, स्टडी करते रहें। ओके, हैव अ